तो कमजोर होता रुपया, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम, चुनाव और साथ ही साथ मौसम की मार, ये चारों वो बड़े कारण हो सकते हैं जिनसे महंगाई की मार आपको झेलनी पड़ सकती है। मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ सबसे पहले हम करा देते हैं। आर एस शर्मा साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं ओएनजीसी के, उनसे बातचीत करेंगे। सिराज हुसैन साहब मेरे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और साथ ही साथ मेरे साथ महेश पलावत जी हैं जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं स्काईमेट से। आप तीनों से मैं बात करूं उससे पहले दिल्ली और साथ ही साथ कर्नाटक यानी कि बैंगलोर, वहां पर जनता क्या कुछ सोचती है, सबसे पहले आप ये देखिए। महंगाई और आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और ये तो रोज रात को पेट्रोल पे डीजल पे रोज बढ़ाए जाते हैं, 25 पैसे 30 पैसे 50 पैसे, उस पे रोक लेते हैं 15 दिन, तो गैस पे ठोक देते हैं मोदी जी। महंगाई के मुद्दे बहुत हैं और महंगाई हर तरह की है। गरीब आदमी को भी, अमीर आदमी को, हर व्यक्ति को महंगाई का सामना करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट इतना करती है फिर भी उसमें जो है पब्लिक कुछ जो है कहीं कुछ करती है कहीं कुछ करती है, तो गवर्नमेंट के कहाँ तक करे। गरीबों पे एक तो उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें और महंगी हो जाती हैं, उनके ज़रूरी खर्चों में से फिर उन्हें कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी ज़रूरी खर्चे हैं, इनको करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेंगे। इससे आम आदमी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है। पेट्रोल डीजल के दाम भी काफ़ी बढ़े हैं और ये चुनाव की वजह से अभी भले ही कम कर रखा उन्होंने, लेकिन आगे रेट फिर और बढ़ेंगे। डीजल के रेट भी बढ़ेंगे, पेट्रोल के भी बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से तो पिछले 2-3 सालों से मैंने देखा है कि रेट बढ़ ही रहे हैं, और चुनाव की वजह से भले ही रोक रखा हो लेकिन अभी रेट और बढ़ेंगे। महंगाई बढ़ रही है और जो बढ़ चुकी है एक हद पार हो गई है। और जब से ये बीजेपी की सरकार सेंटर में आई है तब से तो बहुत हालत खराब है। हर चीज के लिए लोग सोच समझकर पैसा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पेट्रोल और बढ़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास आदमी अगर जो ऑफिस जाता है, काम जाता है, उसको पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। अगर वो भी पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो कहाँ जाएगा आदमी। तो दिल्ली और बैंगलोर से लोग क्या कुछ सोचते हैं, ये सबसे पहले रिएक्शंस हमने आपको दिखाया। आर एस शर्मा साहब के पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। मिस्टर शर्मा, 24 अप्रैल के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं सर, जितने थे उतने ही हैं। कर्नाटक में चुनाव है, 5 दिन के बाद वोटिंग है, ये हम सब जानते हैं। तो ये तो मान ही ले सर कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम लोगों की जेब काटेंगे, क्योंकि गुजरात चुनावों के बाद भी यही हुआ था। बिल्कुल, मैं आपसे 100% सहमत हूं और यही होने वाला है, क्योंकि ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो सस्टेन नहीं कर सकती ना, उनके मार्जिन्स तो ऑलरेडी ब्रिंक पे आ गए, जिसको हम बोलते हैं कि अभी वो मुनाफा वाली चीज़ तो बची नहीं है, अभी वो लॉस में जाने वाले हैं। और अभी जो दाम बढ़ते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अभी लेटेस्ट जो स्टेटस होगा उसके हिसाब से शायद वो अपना लॉस की सिचुएशन में आ गए हों। तो ये जो तेल कंपनियां, मार्केटिंग कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, कमर्शियल एंटिटीज हैं, तो ये तो सस्टेन नहीं कर पाएंगी ना। तो इसको तो दाम तो इनको तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, या सरकार कोई दूसरा अपना जो पॉलिसी डिसीजन ले, चाहे एक्साइज ड्यूटी रिलीफ करे, कुछ भी करे कंज्यूमर के लिए, पर ये तेल कंपनियां जो है ये सस्टेन नहीं कर पाएंगी, मैं आई एम वेरी श्योर। तो इसके मैं समझता हूं कि इमीडिएटली आफ्टर ये जो कर्नाटका इलेक्शन के बाद से हम इसके कीमतों में उछाल देख सकते हैं। शर्मा साहब, कितना उछाल आप देखने सोच रहे हैं, कितना हो सकता है? क्योंकि सर देखिए, अगर रोज के हिसाब से 10 पैसा भी बढ़ाया जाए, जो कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के जो भाव है वो लगातार ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो अगर 10 पैसा भी बढ़ा लेते हैं तो मान लें कि चुनावों के बाद यहाँ 3 से 4 रुपए पेट्रोल महंगा हो सकता है। देखिए कितना बढ़ेगा, आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया ये तो। पर बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जब से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को रिकंट्रोल किया गया था अप्रैल 2002 में, उस वक्त मैं ओएनजीसी का डायरेक्टर फाइनेंस होता था, उसके बाद लगातार काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है। तो मैं अभी जो करंट जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ काफ़ी परेशानी वाली है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एंड अभी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए, सरकार के लिए भी, ये जो मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी, कंज्यूमर के लिए बहुत डिस्कम्फर्ट की बात है, क्योंकि हमारा 83% हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो इम्पोर्ट होता है।
और जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम हैं तो अभी 80 तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे। मैं समझता हूं कि हम सिचुएशन देख चुके हैं $100 से ऊपर, $140 से ऊपर, और मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है उसके तहत ये दाम इनमें काफ़ी तेज़ी आ सकती है। अब ये जो ईरान की अगर सैंक्शंस वगैरह की सिचुएशन आती है और कोई डिसरप्शन होती है तो इट कैन बी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। सिराज हुसैन साहब, शर्मा साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और खराब हो सकती है, और इसी में जोड़ना चाहूंगी रुपए की कमजोरी। आप क्या मानते हैं सर, आने वाले दिन मुश्किल भरे हैं और जल्द से जल्द कुछ कदम उठाना होगा, या फिर स्थिति ऐसी ही रहेगी चाहे कुछ भी कर लें फिलहाल? देखिए, कुछ चीज़ों के दाम बढ़ने की उम्मीद हम कर सकते हैं, ख़ास तौर से डीजल और पेट्रोल के दाम तो ज़रूर बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है, अनलेस गवर्नमेंट फिर से एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म में जाए, जिसकी संभावना कम लगती है। तो हम मान सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ ना कुछ इजाफा होगा। लेकिन जहाँ तक खाने पीने के चीज़ें हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, गेहूं हैं, तो पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे बातचीत करी थी, इन सब के दाम तकरीबन एमएसपी से नीचे चल रहे हैं, 20-25% नीचे चल रहे हैं। अगर आप चना लें, हमारी बहुत बड़ी रबी की फसल है, तो 4400 रुपए का एमएसपी है और बाजार में दाम 3500 रुपए चल रहे हैं। तो ये दाम इतने कम हैं, इसकी वजह से किसान बहुत दिक्कत में है। ज्यादातर सब्जियों के दाम भी अधिकतर जगहों पे 20 रुपए किलो से कम है, ज्यादातर मौसमी सब्जियों के दाम। तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, डीजल ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इजाफा शायद खाने पीने की चीजों में ना हो, क्योंकि उसके और कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो दाम गिरे हैं। तो जब तक वो फैक्टर्स फिर से वापस इक्विलिब्रियम नहीं बनता है, सिराज सर, जो अभी मौसम जो खराब है, खासतौर पर उत्तर भारत में जो ये आंधी तूफान आया है, इसके बाद भी सर फसल को नुकसान पहुंचा है, जो फल की खेती है उसको भी नुकसान पहुंचा है, क्या वो एक फैक्टर हो सकता है बढ़ी हुई कीमतों के लिए आपके हिसाब से? देखिए, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो फसलों को डैमेज है उसके आंकड़े तो पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं किए, तो हमें नहीं मालूम कि फसलों को कितना नुकसान हुआ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है। मैं बिहार में था अभी 2 हफ्ते पहले, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश वगैरह में भी बात होती है, मुझे जो सूचना है उसके हिसाब से कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बाकी एग्रोमेट वाले इसको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि जिन फसलों को नुकसान होगा या हुआ है, जब मिसाल के तौर पे आम की फसल या लीची की फसल, बिहार से, मुजफ्फरपुर से लीची आती है, उसके दामों में कुछ थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है, लेकिन फूड प्राइसेस के बढ़ने की उम्मीद ज्यादा नहीं है, बल्कि इस समय देश के सामने समस्या उसके गिरे हुए दामों की है। ठीक है सर, वैसे थोड़े बहुत तो बढ़ ही सकते हैं, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होता है तो खासतौर पर जब तक कंज्यूमर के पास एंड प्रोडक्ट पहुंचेगा सब्जियों के दाम, तब थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो उसमें जरूर होगी। है अहमदाबाद, लखनऊ और कोटा के लोगों से भी हमने कुछ रिएक्शंस लिए हैं, आइए आपको वो सुना देते हैं। कर्नाटक का इलेक्शन के हिसाब से अभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे। जैसा इलेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद में 2-3 रुपया और बढ़ने ही वाला ऐसा दिख रहा है, और जो डॉलर के सामने अभी रुपया कम हो रहा है उसके हिसाब से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। महंगाई सबसे ज़्यादा हम मिडिल क्लास वालों पे आती है, क्योंकि हम जो जॉब करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमको महंगाई सबसे ज़्यादा, रोज का खर्च होता है, उसी में हम लोग को पेट्रोल भी ऐड करना होता है, तो जैसे हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है हमें। अब लग रहा है क्योंकि पैसे ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, अब हो सकता है बढ़ जाए, है ना, और उसके लिए दिक्कत हो ही जाएगी। देखिए, पेट्रोल डीजल तो सीधा सीधा महंगाई को इफेक्ट करते ही है। ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा डीजल पेट्रोल से तो उसका जो है महंगाई में मार पड़ना ही है। और रही बात कर्नाटक चुनाव की, तो चुनाव तो कोई सा भी हो, हर दूसरे तीसरे महीने में चुनाव आ रहे हैं किसी न किसी स्टेट के, उसका सीधा सीधा उसका जो खर्चे हैं उसका सीधा सीधा लोड तो पड़ रहा है, तो महंगाई में पड़ना ही पड़ना है। रुपया देखिए डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, और हमारी अर्थव्यवस्था इस वजह से डगमगाती जा रही है। दूसरी चीज़ें ये हैं कि इसमें
जो हमारी बाहर से जो हमारी मुद्रा आती है हमारे देश में, विदेशी मुद्रा, इसमें कमी आई है। डॉलर के मुकाबले पिछले 1 साल में रुपए बहुत कमज़ोर हो रहा है और ये कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं है हमारी इकोनॉमी के लिए। कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे हमारी इकोनॉमी को। महंगाई ऑलरेडी हायर साइड पे है तो महंगाई के चांसेस तो कम है। पेट्रोल ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस पे था पेट्रोल डीजल, तो सरकार ऐसा नहीं करेगी कि अभी 2019 के चुनाव को देखते हुए पेट्रोल के प्राइसेस को इफेक्ट होने दें। ग्लोबल इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग वेल और जिसके कारण क्रूड के भाव में आप तेज़ी देख रहे हैं और रुपया कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव इम्पैक्ट है बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इकोनॉमी का काफ़ी अच्छा है। चलिए, लोग ये मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में काफी सुधार कुछ हो सकता है इकोनॉमी में, लेकिन शॉर्ट टर्म लोग बहुत ज्यादा खुश इससे नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं मौसम की, तो महेश पलावत जी मेरे साथ है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये जो आंधी तूफान बारिश हो रही है देश के ज्यादातर हिस्से में, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, ये जो अभी 2 मई को बहुत ज़्यादा तूफान आया था, तो उसका रीजन ये था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। उसके प्रभाव से नॉर्थ राजस्थान और पंजाब हरियाणा पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना और एक ट्रफ एक्सटेंड हो रही थी वो बिहार तक। तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर भी फीड हो रहा था, तो और उस समय टेम्परेचर भी 40 से ऊपर थे, कई जगह पर 45 डिग्री भी टच कर रहे थे, तो अनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर की बढ़ी। तो इन सब कारणों से जो गरजने वाले बादल प्री मानसून में खास करके मार्च, अप्रैल और मई के महीने बनते हैं वो बने। और 2 पैच थे, एक जो दिल्ली के नॉर्थ से निकला उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, लेकिन जो साउथ से निकला उसने राजस्थान के कई इलाके, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जो यूपी था उसमें आगरा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया और 130 से 132 किलोमीटर रफ्तार की हवा चली। तो ये वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन उस समय जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ा सा अपवाद कह सकते हैं उसको। महेश जी, खबरें ये भी आ रही हैं कि अभी ये थमा नहीं है, अभी दोबारा इस तरह का झटका, आंधी तूफान का एक और झटका आने वाला है। तो कितना लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है और क्या उतनी ही हाई इंटेंसिटी का होगा? कोई टाइम ड्यूरेशन अगर बता सके तो। देखिए, उससे ये थोड़ा सा कमजोर रहेगा क्योंकि जो फैक्टर्स थे, साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी था, ट्रफ भी थी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो है और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बना है, तो ये आज रात से नॉर्थ राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा में शुरू हो सकती है आंधी और तेज बरसात कई इलाकों में, और दिल्ली में लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग इसका इफेक्ट पड़ेगा। और कल कई इलाकों में खास करके पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में कल अच्छी बारिश हो सकती है और तेज हवाएं चल सकती हैं, लेकिन इसकी इंटेंसिटी पिछली बार की तुलना में काफ़ी कम रहेगी। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हवा चलेगी और कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर की हवा भी चल सकती है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले अलर्ट जारी किया गया था कि 6 तारीख और 7 तारीख को, तो 7 तारीख को हमने कहा था कि कुछ नहीं होगा, केवल शाम के बाद से ही कुछ शुरू हो सकता है। तो 8 तारीख के बाद 2 तारीख से फिर से वेदर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और अगर बाकी राज्यों की बात करें, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें बारिश हो ही रही है कई दिनों से, वो थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ेगी। और साउथ इंडिया में भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश हो रही है, तो वहाँ थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है, लेकिन क्योंकि वहाँ तेज हवाएं नहीं चलती और बहुत ज्यादा नुकसान की वहाँ कोई आशंका नहीं है। महेश जी, आपने कहा कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज रात से जो एक तरह से आंधी तूफान आएगा उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर 2 तारीख से इसे कंपेयर करूं तो उस दिन हवा की स्पीड क्या थी सर, ताकि लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाए? उस समय दिल्ली में तो जो मैक्सिमम विंड स्पीड रिकॉर्ड की गई थी वो 69 किलोमीटर पर आवर की गई थी, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आगरा में जो एयरफोर्स स्टेशन है उसने 126 किलोमीटर की विंड रजिस्टर की थी, और आईएमडी के कुछ मौसम विभाग के कुछ जो स्टेशन थे वहाँ 132 किलोमीटर तक हवा गई थी। तो आप कह सकते हैं कि 125 किलोमीटर से ज़्यादा जब हवा चलती है तो जो कच्चे मकान है वो गिर सकते हैं, टीन वगैरह जो राजस्थान वगैरह की साइड जो हवा थी उसकी विंड स्पीड भी 125 से ज्यादा थी। ये सब जगह नहीं थी, जो धौलपुर, अलवर, इन इलाकों में जहां नुकसान ज्यादा हुआ है लगभग वो 100 से ऊपर थी, 100 से 125 के बीच में थी। अच्छा जी हाँ।
तो सर अब तो मतलब यही सलाह है, मतलब लेकिन एक और चीज सर कि ये 24 से 48 घंटे का ये तूफान है या फिर दोबारा हफ्ते 10 दिन बाद, जैसे 2 तारीख के बाद अभी दोबारा आ रहा है इसी तरह का झटका, तो क्या ये दोबारा आ सकता है अभी हफ्ते 10 दिन के भीतर? देखिए, ये प्री मानसून एक्टिविटीज जो होती हैं, यानी कि आंधी और जो तेज हवाओं के साथ बारिश, ये एक प्री मानसून एक्टिविटी नॉर्मल होती है जो अप्रैल और मई में टेम्परेचर बढ़ने से शुरू हो जाती है, खासकर उत्तर भारत में। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये होती रहती है। लेकिन पिछली 2 मई को जो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, उससे लोग ज्यादा घबरा गए हैं, नुकसान भी काफी हुआ था, कई लोग मारे गए। लेकिन अब ये जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, और क्योंकि प्री मानसून अभी चल रहा है, जब तक जून आएगा, जून में जब मानसून दस्तक देता है तो उस समय क्या होता है कि ईस्टर्ली विंड शुरू हो जाती है, टेम्परेचर सबसाइड हो जाते हैं। जब टेम्परेचर कम होते हैं तब जो इंटेंसिटी ठंडा शावर्स की वो भी कम हो जाती है, तो उस समय खतरा टल जाता है। लेकिन अभी मई के महीने में 1-2 ऐसे इंसिडेंट और हो सकते हैं। ठीक है सर जी सर, इससे एक चीज तो बहुत जल्दी से ये कि क्या इसका असर इस बात पर पड़ता है कि मॉनसून जल्दी आएगा या अपने निर्धारित समय पर आएगा? दूसरी चीज, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल पाई हो आपको कि फसलों को नुकसान हुआ है, फिर चाहे देश के किसी भी राज्य की बात हो, साउथ इंडिया की बात करें या फिर नॉर्थ इंडिया की बात करें? देखिए, मानसून पे इसका ज़्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि अगर प्री मानसून एक्टिविटीज़ लगातार चलती हैं, कई दिनों तक चलती हैं, जब टेम्परेचर कम हो जाते हैं तो उसका असर पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये 1 या 2 दिन की एक्टिविटी होती है, उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर जब सेंट्रल इंडिया में होते हैं तो मानसून उससे अच्छा रहता है। और जो अभी मॉडल्स दिखा रहे हैं कि मई में अच्छी बारिश रहेगी और जून में जो मानसून की प्रोग्रेस है वो भी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। और फसलों में जो हार्वेस्ट तो ज़्यादातर हो चुकी थी, गेहूं वगैरह की फसल, केवल जो हॉर्टिकल्चर है, खासकर जैसे बताया गया था लीची और आम वगैरह की फसल, इनको नुकसान पहुंचा है, और कुछ जो सब्जियां वगैरह हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और अब जो इंसिडेंट है ये बहुत ज्यादा बड़ा वाइड स्प्रेड नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं है। ठीक है, आखिर में सिराज हुसैन साहब, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि कुछ हॉर्टिकल्चर जैसे आम हो या फिर लीची हो, इस फसल को जरूर नुकसान पहुंचा है, लेकिन अगर मौसम ठीक रहता है, समय पर बारिश होती है, तो जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं, भले ही आप कह रहे हैं कि ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्या उस पर किसी तरह का असर होगा एंड प्राइसेस विल बी नॉर्मल वेरी सून? देखिए, हर साल बरसात में थोड़ा सा दामों में इजाफा होता है, दाम थोड़ा सा बढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो जाता है बारिश से, ट्रकों के मूवमेंट पे असर पड़ जाता है, मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने की वजह से। तो वो थोड़ा सा सीजनल असर हर साल होता है, और इस साल भी अगर बारिश होती है, कभी कभी बारिश ज्यादा हो जाती है किसी जगह पे, तो उसके असरात हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में तो डिफ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, बल्कि डिफ्लेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज सर आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। आर.एस. शर्मा, थैंक यू सो मच। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, महंगाई की मार खास तौर पर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पे तो जरूर पड़ेगी। हालांकि सिराज हुसैन साहब का मानना है कि फूड इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं होगा। और जो बात महेश जी ने यहाँ पर कही वो गौर करने वाली है कि एक बार फिर ये चक्रवाती तूफान जो कि आज रात से शुरू हो रहा है आ सकता है, लेकिन आप घबराइए मत, संभल कर रहिए। 2 तारीख जितना खतरनाक ये नहीं होगा, लेकिन प्री मानसून शार्ज है, इसलिए संभल कर रहिए, अपने घरों के भीतर ही रहिए। खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।